हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने पिछले टर्न पे एटमॉस्फेयर की सारी लेयरों पे डिस्कशन कर लिया था कि हमें किस किस लेयर पे क्या क्या पढ़ाया गया था, ठीक है। अब आप लोगों को उन्हीं पे क्या है, एक दो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपको कमेंट्स में उसका क्या करना है, आंसर देना। ये आप लोगों के जैसे जो जो टॉपिक होते जाएंगे तो उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करते रहेंगे कि जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दे देना। देखो हम लोगों ने पिछले टर्न पे बताया था कि नेक्स्ट में आप लोगों का पढ़ेंगे हम लोग आइसोलेशन एंड हीट बजट। कि सूर्य तप एवं ऊष्मा बजट। सूर्य तप और ऊष्मा बजट क्या होता है, इस पे हमें चर्चा करनी है कि सूर्य तप यानी कि पृथ्वी पर जो हीट आती है वो कैसी आती है, और आपकी ऊष्मा बजट मतलब पृथ्वी पर जो ऊष्मा का बजट है यानी कि कहाँ कहाँ से हीट प्राप्त होती है, इस पे देखना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आइसोलेशन, कि आइसोलेशन होता क्या है, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि ऐसे लिखिए, इसे रेडिएटेड हीट given to the earth by the sun is called isolation, ठीक है। रेडिएटेड हीट गिवन टू द अर्थ बाय द सन इज कॉल्ड आइसोलेशन, कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को दी गई विकृत ऊष्मा को ही सूर्य तप कहते हैं। बात क्लियर ना, कि आइसोलेशन आपका कहलाएगा कि रेडिएटेड हीट गिवन टू द अर्थ बाय द सन इज कॉल्ड आइसोलेशन, कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को दी गई विकृत ऊष्मा को ही या ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। देखो हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो क्या है, डिपेंड करती है अपनी हीट एंड एनर्जी के लिए किसको, सन को। तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे, या इसी को ऐसे लिख लीजिए, इसे हम ऑल्सो कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसे हम आगामी सौर विकिरण भी कहते हैं, आगामी सौर विकिरण, ठीक है ना। इसे हम आगामी सौर विकिरण भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखो हमें पता है कि जो पृथ्वी है डिपेंड करती है सूर्य की एनर्जी पर, तो इसे ऐसे लिखिए कि अर्थ डिपेंड फॉर हीट एंड एनर्जी ऑन सन, ठीक है। कि पृथ्वी ऊर्जा एवं ऊष्मा के लिए सन पर निर्भर या सूर्य पर निर्भर होती है या है।
क्लियर ना कि अर्थ डिपेंड फॉर हीट एंड एनर्जी ऑन सन, कि पृथ्वी ऊर्जा और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर है। अब बात आती है कि जैसे आइसोलेशन की बात होगी, अब आइसोलेशन यानी कि सूर्य ताप हो रहा है तो आइसोलेशन की बात करते हैं कि आइसोलेशन आता है पृथ्वी पर होता है तो कैसे होता है, जैसे सूर्य का रेडिएशन है वो पृथ्वी तक कैसे आता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें पता है कि जो आइसोलेशन होता है वो 2 टाइप्स में होता है। फर्स्ट में लिखेंगे कार्पल्स के रूप में, मतलब कणों के रूप में, और दूसरा होता है आपका इन द फॉर्म ऑफ रेज, किरणों के रूप में। क्लियर ना कि 2 प्रकार से आइसोलेशन हो पाएगा कि पृथ्वी पर 2 प्रकार से हीट पहुंचेगी सन की, कैसे, कार्पल्स मतलब कणों के रूप में, और इन द फॉर्म ऑफ रेज मतलब किरणों के रूप में। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे कि कणों के रूप में हीट कैसे पहुंचती है। देखो, जब कणों के रूप में हीट का डिस्कशन करते हैं तो एनर्जी कैरियर का काम कौन करेगा, एनर्जी कैरियर का काम करते हैं आपके फोटोन, ठीक। और जो फोटोन होते हैं ये पृथ्वी तक कैसे पैकेट्स के रूप में पहुंचते हैं। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि पृथ्वी पर जो एनर्जी है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। एनर्जी कैरियर मतलब ऊर्जा को ले जाने में, ऊर्जा को ले जाने में किसका काम होता है, फोटोन का, पृथ्वी तक, कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाती है। इसे फिगर के देख लेते हैं। जैसे ये सन है, ये अर्थ, अब यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं पैकेट्स के रूप में, ये पृथ्वी तक ऐसे जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक स्थिरांक मिलेगा जिसे हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट पे भी चर्चा करनी पड़ेगी जिसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। मान लीजिए कि सौर स्थिरांक होता क्या है, उसे कैसे समझेंगे कि जैसे लाइट करने की जो हाइट है वो हाइट हमने रख ली 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 18 किलोमीटर की हाइट पर इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि एक मिनट में पृथ्वी पर 1 मिनट में पृथ्वी पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में फोटोनों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, सोलर कांस्टेंट। बात क्लियर है। सोलर कांस्टेंट क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में पर मिनट फोटोनों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, सोलर कांस्टेंट कहते हैं या सौर स्थिरांक कहते हैं। बात क्लियर ना। तो इसे हम ऐसे देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में 65 बिलियन फोटोन, 65 बिलियन फोटोन कहाँ पर पहुँचते हैं, अर्थ में, जिससे अर्थ को 1.54 या 1.54 लगभग मान के चलते हैं 2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर ना कि जब इतने फोटॉन्स आपके अर्थ तक पहुंचते हैं तब हम कहते हैं कि वहाँ पे कितनी कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, 1.94 या 1.95 कैलोरी ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है। क्लियर ना। तो सोलर कांस्टेंट क्या कहलाएगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में प्रति मिनट पहुँचने वाले फोटोनों की संख्या को ही हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और पृथ्वी तक एक मिनट में पहुंचने वाले
फोटोनों की संख्या कितनी होती है 65 बिलियन, और यहाँ से कैलोरी मुक्त होती है आपकी 1.94 कैलोरी। क्लियर ना। सेकेंड पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर हमसे ये पूछा जाए, एक पॉइंट और याद आ गया, ये पूछा जाए कि इसको बताया सबसे पहले किसने, तो हमें याद रखना है कि दो वैज्ञानिक थे आपके, विल्सन एंड विलियम माउंटेन। विल्सन एंड विलियम माउंटेन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले सोलर कांस्टेंट के बारे में हमें बताया। क्लियर ना। तो ये आपके दो वैज्ञानिक हैं, विल्सन एंड विलियम माउंटेन, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सौर स्थिरांक के बारे में हमें बताया। ये तो कणों के रूप में हो गया। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे किरणों के रूप में। सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए, किरणों के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ रेज, किरणों के रूप में। किरणों के रूप में सबसे पहले हमें देयर इज नॉट नीड एनी मीडियम, कि जब किरणों के माध्यम से इनका संचरण होता है तो हमें यहाँ पे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कि किसी भी, ऐसे लिख लीजिए, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या करते हैं, पृथ्वी को एनर्जी भी देते हैं। तो ऐसे लिख लो, गिवन द एनर्जी टू द ये पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करती, ठीक है ना। गिव द एनर्जी टू द अर्थ, ये पृथ्वी को ऊर्जा भी प्रदान करती है। अब रेज की बात करते हैं तो रेज आप लोगों ने पढ़ी होंगी, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ठीक है, ढेर सारी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सनलाइट का, आइसोलेशन के सनलाइट का क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग पढ़ेंगे कि जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे होता है। तो इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेज जैसे बात कर लेते हैं, रेज कौन कौन सी होंगी, जैसे गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है। फिर आपको मिलेंगी विजुअल लाइट, विजुअल रेज, ठीक है। फिर इसके आगे आपको मिलेगी इंफ्रारेड, फिर मिलेंगी रेडियो वेव्स, तो पृथ्वी में सबसे नज़दीक, हम लोगों की सबसे नज़दीक कौन सी होती हैं, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स सबसे नज़दीक होगी, तो रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है, सॉरी वेवलेंथ कैसी होगी, ज़्यादा, और गामा रेज की वेवलेंथ क्या होगी, कम। क्लियर सी बात ना, कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम, और गामा रेज की रेडियो वेव्स क्या होंगी, मैक्सिमम, ठीक। अगर हम बात करें तो जैसे विजुअल रेज है, विजुअल रेज क्या होती है कि विजुअल रेज जो हमें दिखाई पड़ती है, जैसे हम बात करें कि जो 7 कलर प्रोड्यूस होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे विबग्योर के माध्यम से, जो 7 कलर प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं, विजुअल रेज में होते हैं। क्लियर। अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड जैसे जो आप लोगों के रिमोट वगैरह में जो किरणें जाती हैं वो क्या होती हैं, इंफ्रारेड किरणें होती हैं। बाकी आप लोगों का फिजिक्स में, साइंस में है बहुत अच्छे से डिटेल से, तो वहाँ देख लेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा बता दें, इंफ्रारेड क्या है
कि जैसे रिमोट वगैरह में होती है, जैसे आप लोगों ने, जैसे ह्यूमन बॉडी भी आपका इंफ्रारेड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो गेटेड वगैरह लगे होते हैं, कांच के गेट वगैरह, तो क्या होते हैं जैसे ही हम पहुंचते हैं वो क्या ओपन हो जाते हैं। वो कैसे कि हमारा शरीर भी इंफ्रारेड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ऐसे करके। क्लियर ना। तो ये होंगी कि हमारी बॉडी भी ऐसे करके यहाँ पे हो पाएगा। नेक्स्ट में हम लोग, ये तो क्या हो गया कि आपका आइसोलेशन 2 टाइप्स का होता था, कार्पल्स के रूप में एंड है किरणों के माध्यम से। तो कार्पल्स के रूप में आपका फोटॉन्स होगा जो पृथ्वी तक सोलर रेडिएशन को, या सोलर रेडिएशन या हम कहें सूर्य के तापमान को ले जाएगा, और किरणों के माध्यम से ये वाली बातें होंगी। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। तो इसे लिख लीजिए इट, इधर लिख लीजिए इट डिवाइडेड 4 टाइम्स। इसे 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। तो एक एक करके देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम फर्स्ट, अब इसमें कौन कौन सी रेज आएंगी कि अल्फा, बीटा, गामा और एक्स। क्या होंगी, अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेज इस पे आएंगी। कि स्पेक्ट्रम फर्स्ट में अल्फा, बीटा, गामा रेज को रखा गया है, जिनकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ होगी कम, यानी कि ऐसे लिख लो वेवलेंथ लो, एंड फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी हाई। जैसे अगर हम बात करें इस पर वेवलेंथ लो की मतलब क्या होती है, वेवलेंथ लो मतलब ऐसे समझ लो कि ये आएंगी तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे एक करके आ जाती, और जो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो ऐसे ऐसे चलेंगी। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सीधी टाइप की आती है, बस थोड़ा सा क्या होता है वेवलेंथ थोड़ी सी कम होती है। बात समझ में आ रही ना कि वेवलेंथ ज़्यादा होंगी तो ऐसे ऐसे करके आएंगी, और वेवलेंथ कम होंगी तो डायरेक्टली इंसिडेंट होने लगती है। नेक्स्ट में स्पेक्ट्रम सेकेंड, स्पेक्ट्रम सेकेंड में आपकी आएगी विजुअल रेज। जिसे हम दृश्य किरणें कहते हैं। दृश्य किरणें में बात करें तो ये बहुत यूजफुल होती हैं, यूजफुल रेज कैसी हैं, यूजफुल किरणें हैं। दूसरी बात ये 7 कलर क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। 7 कलर क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। ठीक, कि जो आपके 7 कलर होते हैं कि विज्ञान में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि 7 कलर क्या करेंगी, प्रोड्यूस करती। ठीक, और ये क्या है कि आपके एक्जोस्फीयर से दिखना शुरू हो जाती हैं। एक्जोस्फीयर से क्या है, दिखना शुरू हो जाएंगी, विजुअल होंगी एक्जोस्फीयर से। ये आपकी क्या होंगी, विजुअल रेज। स्पेक्ट्रम थर्ड में होगी आपकी यूवी रेज।
यूवी रेज, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे यूवी रेज क्या होती है कि यूवी रेज को आपका O3 लेयर क्या करती है, O3 लेयर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, कि जो आपकी ओजोन लेयर क्या करती थी, एब्जॉर्ब, ओजोन लेयर क्या करती थी, एब्जॉर्ब करेगी। अब जब ओजोन लेयर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन करेगी तो क्या होगा, आप लोगों को बताया था, ये क्या करती है, ओजोन लेयर का क्या करेगी, डिप्लेशन भी कर देगी, मतलब क्षरण, ओजोन लेयर का क्षरण करती है और ये अवशोषित करती है। ठीक, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करेगी, अवशोषित करेगी। और ये क्या है, ओजोन लेयर जब अवशोषित करेगी तो ओजोन लेयर का क्या होगा, क्षरण होने लगता है। और ओजोन लेयर का जैसे ही क्षरण होगा तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी ये क्या करेंगी, डायरेक्ट इंसिडेंट टू द अर्थ, डायरेक्ट इंसिडेंट टू द अर्थ, कि ये पृथ्वी पर सीधे जाके गिरने लगती हैं, कि पृथ्वी पर डायरेक्ट ही क्या करने लगेंगी, इंसिडेंट करने लगेंगी। ये हमें याद रखना है कि स्पेक्ट्रम 4 और देख लीजिए, ऊपर देख लेते हैं, समझ लो पहले कि स्पेक्ट्रम फर्स्ट में अल्फा, बीटा, गामा रेज और एक्स रेज को रखा गया है, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, विजुअल रेज आपकी दृश्य किरणें होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं और 7 कलर प्रोड्यूस करेंगी। और जो आपका बहिर्मंडल है एक्सोस्फीयर, उससे क्या होंगी, दिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट में आप लोगों का स्पेक्ट्रम थर्ड में आपकी यूवी रेज होंगी, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, यूवी रेज क्या करती है कि यूवी रेज जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेज को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और यूवी रेज को अवशोषित करेगी तो क्या होगा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने लगता है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा तो वो क्या होगी कि डायरेक्ट इंसिडेंट करने लगेगी, कहाँ पे, अर्थ पे। ये आपका स्पेक्ट्रम थर्ड हो गया। नेक्स्ट में स्पेक्ट्रम 4 की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम 4 में किन किन किरणों को रखा गया है। स्पेक्ट्रम 4, इसमें आपकी जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या रेडियो वेव, ये सब क्या है, स्पेक्ट्रम 4 में रखी गई है। कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव सब क्या है, 4 में, इनका अवशोषण क्लाउड्स, बादल एंड वाटर, पानी के द्वारा होता है। इनका अवशोषण वाटर एंड बादल के द्वारा होता है। क्लियर ना, कि ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव आपके स्पेक्ट्रम 4 में रखी गई हैं, कि जिनका अवशोषण कैसे होगा, आपका वाटर, पानी और बादल से इसका अवशोषण करते हैं, या वाटर और पानी इसका अवशोषण करते हैं। क्लियर ना, ये आपका स्पेक्ट्रम है। कि स्पेक्ट्रम में को आपको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कि स्पेक्ट्रम फर्स्ट, स्पेक्ट्रम सेकेंड, स्पेक्ट्रम थर्ड एंड स्पेक्ट्रम 4, ऐसे करके। क्लियर ना, तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि आइसोलेशन, जो सोलर आइसोलेशन होता है वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है, तो उस पर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक हेडिंग और डालो, पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोलर आइसोलेशन।
कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, तो इन्हें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ए पॉइंट सबसे पहले डालो कि सबसे पहले जो प्रभावित करेगा वो होगा पोजीशन ऑफ अर्थ। पोजीशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की स्थिति, पोजीशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ अर्थ पे क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ अर्थ। तो पोजीशन ऑफ अर्थ पे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कशन करेंगे कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोलर आइसोलेशन पर नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट में आप लोगों के क्वेश्चन की बात करनी थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए कि ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर को कौन अलग करता है? ठीक, सेकेंड क्वेश्चन होगा नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? इन दोनों क्वेश्चन पर आप लोग आज कमेंट्स करेंगे कि तो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर को कौन अलग करता है, और दूसरा नॉर्मल लैप्स रेट है क्या। ठीक है, इस पे नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करते हैं। थैंक यू।